चलिए, एवरीथिंग इज फाइन। सो आज आपकी क्लास का, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ऑन मंडे व्हाट वी विल डू, वी विल हैव अ वेरी क्विक रिविजन्स। ठीक है, तो मैं देखिए आपके सामने अपनी ऑलमोस्ट 5 to 6 बेरेक्स लेकर आया हूँ। आई ऑल्सो एंटिसिपेट कि आप लोग भी अपने सामने जो है बेरेक्स, एटलीस्ट मेजर लॉस के जो हैं उनके बेरेक्स लेकर बैठे होंगे, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। ठीक है, क्योंकि आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, that is we are not going to take any kind of what you can say deep dive into any aspect of the law। हम बस आज आपको ये बताने वाले हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको आपको रिवाइज किए बिना जो है 27 जुलाई को नहीं जाना है। दैट इज 27 जुलाई से पहले इन सारे जो लॉज के जो प्रोविजंस है, जो भी आज एक्ट हम कर पाएंगे आज कल 2 दिन में जो है ऑलमोस्ट आपका जो है सारा जो है हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, एक दिन में तो कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके 8 मेजर लॉज हैं। ठीक है, और करीब करीब 11 जो है माइनर लॉज हैं। तो इन 2 days वी आर गोइंग टू वाइंड अप द इंटायर प्रोसेस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये आप लोग पहले से इस मेंटल फ्रेम के साथ आज जुड़िए कि हमें कुछ मतलब आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू मैं दूंगा। जैसे मान लीजिए बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, बीएनएसएस हो गया, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और भी जो लॉज हैं। ठीक है, टाइम परमिट करेगा तो इनमें क्या इंपॉर्टेंट है उनको हम जो है वी आर गोइंग टू गो। ओके, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पोर्शन है जो आपको मतलब इजी भी है अगर आपने पढ़ रखा है, और फंडामेंटली अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा लॉ है, ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री है। यहां से हर तरह के एग्जाम में सवाल रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट अगर आप लोग के पास है, रखी है सामने, ठीक है, तो उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो है मैं आपको कहूंगा कि इसका प्रियम्बल जो पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको रख लीजिए सामने। ओके, अब जो ये प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल का टॉपिक अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर बार यहां से आपको क्या है सवाल, किसी भी स्टेट के जुडिशरी में अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस का पार्ट है तो 100% वहां पर देखिएगा क्या है कि ऑन एंड ऑफ हर साल जो है या 1 साल के बाद प्रियम्बल से कोई ना कोई एक सवाल रहता ही रहता है। प्रियम्बल टॉपिक जो है, इसमें आपको क्या समझना है, देखिए देखो प्रियम्बल से जो पहली चीज आपको नोट करनी है, फर्स्ट थिंग जो आपको नोट करनी है कि यहां पर देखिए क्या है, यहां पर जो है वी द पीपल, ये जो टर्म यूज किया गया है वी द पीपल। ठीक है, वी द पीपल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं अंडरलाइन कर लीजिए? बिकॉज दिस वर्ड, ये जो वर्ड है, ये जो कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वी द पीपल, ये क्या इंडिकेट करता है कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिलती है, फ्रॉम वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव पावर। तो यहां पर वी द पीपल, दैट इज हम जो आम जनता है, हमसे ही हमारे संविधान को क्या सारी शक्तियां मिल रही हैं। ठीक है, तो यहां पर है, और इसके बाद क्या है आखिरी लाइन, अगर आप प्रियम्बल की आखिरी लाइन पढ़ेंगे तो क्या था, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ। एंड टू गिव आवर सेल्फ का मतलब क्या है, एंड टू गिव आवर सेल्फ, इसका मतलब भी यही है कि हम ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को ये संविधान हम लोग दे रहे हैं। तो ये दो लाइनें हैं वो क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि अल्टीमेटली द पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉयज दिस पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ओके, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, इससे जब आप मूव ऑन करते हैं तो यहां पे बोला जाता है कि वी वांट टू रिजॉल्व इंडिया। तो यहां पर ये जो इंडिया की बात की जाती है कि इंडिया कैसा होगा, तो इसके बाद यहां पर देखिए क्या है, टर्म यूज किया जाता है सॉवरेन। ठीक है, अब यहां पर ये क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की बात की गई है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हाल फिलहाल में कई बार इस तरीके का इंस्टेंस भी आया है कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, प्रियम्बल में कुछ संशोधन करना चाहती है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, प्रियम्बल में कुछ अमेंडमेंट को लेकर कई बार आपने न्यूज सुनी होगी। तो यहां पर क्या हो जा रहा है, दैट मीन्स आपका ये टॉपिक ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है।
ठीक है, क्योंकि क्या है डे टू डे उसमें क्या है इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि डिस्कशन का पार्ट है। तो ये जो टर्म है दैट इज ये क्रोनोलॉजी, इसको लेकर क्या है सवाल खूब बनता है। एग्जैक्ट जो क्रोनोलॉजी है इसको आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके, ये एक सवाल पूछा जाता है प्रियम्बल से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्रियम्बल प्रॉमिस क्या कर रहा है, सिटीजन्स को क्या प्रॉमिस कर रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स को क्या प्रॉमिस किया जाता है, तो यहां पर किया जाता है जस्टिस के बारे में। अब देखिए ये जो है यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि जस्टिस में यहां पर 3 कंपोनेंट है और तीनों कंपोनेंटों को आपको याद रखना है, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जस्टिस के 3 डायमेंशन हैं। आप लोगों ने प्रियम्बल जब या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, जरूर सर ने पढ़ाया होगा। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों डायमेंशन आपको रखने हैं ध्यान में कि यहां पर क्या है जस्टिस के अंदर क्या है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। ये प्रीलिम से पूछा जा चुका है यूपी में, इसीलिए आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो दूसरा कंपोनेंट है वो कहता है लिबर्टी की बात होती है। सिटीजन्स को क्या मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा। उसके बाद बात होती है इक्वालिटी की, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिबर्टी की जब बात होती है तो लिबर्टी के लिए क्या आप डायरेक्ट में देख सकते हैं, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो अपने आप में क्या है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इस बार आपके स्टेट में इस तरीके से पूछ लिया जाए राजस्थान में कि जो प्रियम्बल है वो लिबर्टी की बात कर रहा है, तो कौन कौन सी लिबर्टीज के डायमेंशन यहां पर टच किए जा रहे हैं, तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप की बात हो रही है। उसी तरह इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। उसके बाद फेटर्निटी की बात हो रही है, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो लास्ट अगर हम बात करें तो यहां पर प्रियम्बल में देखिए एक डेट दी गई है 26 नवंबर। ये क्या है, 26 नवंबर 1949 क्या है, ये है डेट ऑफ एडॉप्शन। ये क्या है, यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या कहा जाता है, ये डेट ऑफ एडॉप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में क्या है, ये डेट ऑफ एडॉप्शन। इस दिन क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, एडॉप्शन की डेट है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन से इफेक्ट में आया, किस दिन से इफेक्ट में आया। हु इज गोइंग टू गिव मी दी आंसर, भारत का संविधान किस दिन से एग्जीक्यूट हुआ है, कब माना जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया है। हु इज गोइंग टू टेल मी, जल्दी से बताइए, हु इज गोइंग टू टेल दिस आंसर, इसका आंसर कौन देगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। किस दिन आप कहोगे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट है, 26 जनवरी 1950। वेरी गुड शुभांग, वेरी गुड। तो ये डेट ऑफ कमेंसमेंट की जब बात की जाती है तो यहां पर देखिए क्या है आपके लिए डेट कौन सी है, 26/1/1950। 26/1/1950 ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये डेट क्या है, ये एडॉप्शन की डेट है, 26/11/1949, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, और आप लोगों को अगर मान लीजिए कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए डेट ऑफ कमेंसमेंट जो आप बोल रहे हैं कहीं संविधान में लिखा हुआ है, हम कैसे आपकी बात को मान लें। तो यहां पर आप लोगों के पास कोई रिप्लाई है, एनी रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस बात को कंफर्म करता हो कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, 26 जनवरी 1950 है। तो आर्टिकल है 394। अगर आप लोग आर्टिकल 394 को पढ़ोगे तो क्या है, स्ट्रेट अवे देखिए यहां पर लिखा हुआ है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है उसको क्या बोला गया है, यहां पर साफ साफ लिखा गया है। देखिए 394 में देखिए अगर आप रीड करते हैं, कहता है and the remaining provision of this constitution shall come into force on 26 January 1950, which day is referred to this constitution as the commencement of this constitution. तो आर्टिकल 394 का जो लास्ट पैराग्राफ है वो क्या है, इस बात को बहुत क्लियरली मेंशन कर दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ओके।
उसी तरह देखिए यहाँ पर आर्टिकल 393 है। आर्टिकल 393 क्या कहता है? दिस कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जनरली ये आर्टिकल 1 होता है या किसी भी लॉ का जो है सेक्शन 1 होता है। जैसे हमने अभी क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे थे, तो देखिए सेक्शन 1 ये कह रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, एकदम आखिरी में बोल रहा है, 393 बोल रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ओके, तो प्रियम्बल का टॉपिक यहाँ से आपको क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आपको मैंने एरिया भी बता दिया कि यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर हम पार्ट की बात कर लें, अब इसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, संविधान को पार्ट टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, ये क्या हो जाते हैं प्रीलिम्स के नजरिए से। ये सारे के सारे पार्ट्स क्या हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको लेकर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्यों कई बार जो है इस तरीके का प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है कि कनेक्ट द पार्ट्स, कौन सा पार्ट किस प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पार्ट्स को लेकर जो है इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात किया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कि आर्टिकल 1 क्या बताता है, आर्टिकल 1 बताता है कि ये जो लैंडमास है, ये जो ज्योग्राफिकल लैंडमास है, इसके क्या नाम है, इसका नाम होगा इंडिया एंड भारत, और भारत नहीं है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या है, ये जो भूभाग है, ये जो ज्योग्राफिकल यूनिट है, इसका नाम क्या, जैसे मैं हूं तो मेरा एक नाम होगा, हम सब लोग हैं, हम सब लोग अपना क्या एक निकनेम होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि क्या है, परिवार में आपको या दोस्तों के बीच में कुछ निकनेम दे दिया जाता है। तो यहां पर ये भारत निकनेम नहीं, इंडिया निकनेम नहीं है, दोनों ही रियल नेम है, और भी नहीं है। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, देखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट क्या कहता है, इसकी पॉलिटी को डिक्लेयर करता है, किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये बात यहां से क्लियर हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है, यहां पर क्या है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये दोनों ही आर्टिकल स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं कि स्टेट कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, नए स्टेट कैसे। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एक कॉमन चीज बात कर रहे हैं कि स्टेट कैसे होगा। जैसे आज की डेट में 28 स्टेट है, कल को 29 स्टेट बनाना हो तो क्या होगा, आर्टिकल 2 यूज करेंगे, आर्टिकल 3 यूज करेंगे। कल को मान लीजिए क्या आर्टिकल क्लॉज 1 की बात करें, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 को देखोगे तो ये क्या कहता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 1 में जो है इसका जो क्लॉज 3 है वो टेरिटरी की बात करता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, भूभाग। तो यहां पर जब टेरिटरी ऑफ इंडिया को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये क्या कहता है, देखिए साफ साफ कह रहा है, इट शैल इंक्लूड द टेरिटरी ऑफ स्टेट, इट शैल इंक्लूड द टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इट शैल इंक्लूड अदर टेरिटरी विच में बी एक्वायर्ड। तो मान लीजिए कल को हमने क्या पाकिस्तान को जीत लिया, पाकिस्तान को इंटीग्रेट कर लिया, तो पाकिस्तान क्या हो गया, इंडिया का हिस्सा बन गया। तो जैसे ही वो इंडिया का हिस्सा बनेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको एक ज्योग्राफिकल मैनेजमेंट देंगे, उसको या तो स्टेट के तौर पर पूरे पाकिस्तान को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, या उसमें कुछ हिस्से को यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमारे पास आज की डेट में क्या है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, ये सब यूनियन टेरिटरी हैं। तो कहने का मतलब है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है उसके तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अब पूरे पाकिस्तान को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो क्लॉज 3 है वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पाकिस्तान को आप इंटीग्रेट करके नए राज्यों में डिवाइड करना चाहते हैं तो वहां पर क्या है, आर्टिकल 2 आपको हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग स्टेट है, मान लीजिए वो यूपी है, यूपी को आपने फ्रेगमेंट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए मध्य प्रदेश का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, राजस्थान का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, गुजरात का हो जाए, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, आर्टिकल 3 की जो है जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 में आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो नागरिकता को लेकर देखिए अभी क्या है, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसको ध्यान में रखिएगा। यहां पर क्या है, जो पार्ट 2 है, अब हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिकल पर्पसेस से इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है।
ओके, दैट मीन्स अब जो है व्यवहारिक पक्ष अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में 2019 में एक्ट में चेंज किया गया, उस कानून में चेंज किया गया है। तो उस वजह से क्या है, सिटीजनशिप का जो ये प्रोविजन है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, और ये जो पोर्शन है अपने आप में क्या है, इंटायरली पूरा पार्ट 3 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पार्ट 3 को बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। एक एक जो है आर्टिकल आपको यहां से पढ़ना है, एक एक चीजों को यहां पर समझना है, क्योंकि क्या है, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहां पर फंडामेंटल राइट से लेकर जो है कोई सवाल ना पूछता हो। और इसके बाद क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और उसके बाद क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये जो पोर्शन है दैट इज यहां से लेकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4A तक की जो डिस्टेंस है या जो जर्नी है, प्रीलिम्स की नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 को हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट 2 को भी हमने डिस्कस कर दिया है, पार्ट 3 को एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 13 है, अपने आप में ये कोई भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ जाता है, कई बार आपसे पूछ जाता है कि फ्रॉम वेयर डू द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट स्टार्ट। अब ये कह रहा है कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 का मतलब क्या हुआ, हम आपसे बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आर्टिकल 12, टेक्निकली आर्टिकल 12 कहां से, पार्ट 3 कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल 12 से। लेकिन आर्टिकल 12 किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करता है। ये क्या बात कर रहा है, इट सेज दैट इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज द स्टेट इंक्लूड, यहां पर क्या किया गया है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। स्टेट को यहां पर क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी तरीके से आर्टिकल 13 की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में क्या है, लॉ के बारे में आपको क्या है, इनसाइट मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और 13 अपने आप में किसी भी तरीके के राइट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। ये एक जो बॉटम लाइन है, इसको आप लोग क्या है अपने दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा इसके लिए कॉन्शियस रहिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो यहां पर देखिए क्या है, पूरे फंडामेंटल राइट्स को आप क्या कर सकते हैं, 6 पार्ट्स में या कह सकते हैं 6 ग्रुप्स में आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी समझ के लिए जो है डिवाइड कर सकते हैं। जो पूरा पार्ट 3 है, ओके, पार्ट 3 है, पार्ट 3 की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 3 का मतलब क्या है, हम बात करना चाह रहे हैं आपसे मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, हम यहां पर अगर चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको 6 ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में रखने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमें सहूलियत हो जाती है, थोड़ी सी हमें क्या हो जाता है, इजीनेस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये बात समझेंगे। ओके, तो पहला ग्रुप है, उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। पहला जो हमारा ग्रुप है वो क्या करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। कई बार आपको इस तरीके से मैच द कॉलम में आ जाता है, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, देखिए आर्टिकल 14 से जो प्रोविजंस हैं वो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, और ये कहां तक कंटिन्यू करते हैं, आर्टिकल 18 तक। इसका कहने का मेरा मतलब क्या है, व्हाट आई मीन टू से इज कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 अल्टीमेटली वो किसी ना किसी फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल 14 एक जनरल इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 क्या है, उसके सब कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, या उसके क्या है, सब यूनिट्स के तौर पर बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे एग्जांपल की बात करूं तो आर्टिकल 14 एक बड़े आइडिया के बारे में बात करता है जो इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, लेकिन इस इक्वालिटी का एक सबसेट क्या है, एक इसका सबसेट क्या है, जैसे आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 17 के ऊपर एक पॉइंट नोट करिएगा, अनटचेबिलिटी को भारत के संविधान में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आपको फंसाया जाता है, वेयर इज द टर्म अनटचेबिलिटी डिफाइन। और जब कभी भी आप आर्टिकल 17 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 17 कहीं पर भी ये कोशिश नहीं करता है कि वो डिफाइन करना चाह रहा हो कि आर्टिकल 17 में क्या डेफिनेशन। आई एम जस्ट रीडिंग आर्टिकल 17 फॉर यू गाइज। ये क्या कह रहा है, अनटचेबिलिटी इज abolished एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज forbidden. The enforcement of any disability arising out of the untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law.
ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 17 को जब आप रीड करेंगे तो कहीं से भी अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है। हमारा क्या है, माइंड हमें क्लिक करता है कि यार अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 बात करता है, तो दैट मीन्स वहीं पर डिफाइन भी कर रखा है। तो ये जो है एक बहुत वीक एरिया है जहां पर क्या है, कमीशन आपसे सवाल पूछता है कई बार। अब तो पूछना बंद कर दिया है क्योंकि अब ये जग जाहिर हो गया, बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है। तो लेकिन तब भी कई बार क्या होता है, फंडामेंटल मिस्टेक हो जाती है। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो कई बार आपसे आप सिली मिस्टेक करके आ जाते हो, आपको मालूम होता है लेकिन उस प्रेशर सिचुएशन में आपसे गलती हो जाती है। तो इसीलिए बार बार मैं एडवाइस करूंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो जैसे ही आप उस एग्जाम सेंटर में चले जाइएगा, क्लासरूम में बैठ जाइएगा, एग्जाम शुरू होने से पहले 2 मिनट का जो है एक कह सकते हैं एक्सरसाइज करिएगा, मेंटल एक्सरसाइज। आंख बंद कर लीजिएगा 2 से 4-5 मिनट के लिए और सब कुछ सोचना बंद कर दीजिएगा कि कैसा एग्जाम जाएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। यू जस्ट गेट अवे विद ऑल दीज थॉट प्रोसेस। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 1-2 मिनट प्रॉब्लम होगी। उससे फायदा क्या होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में थोड़े से कूल हो जाते हैं, काम कंपोज हो जाते हो, तो देखिए क्या है, आप कई बार जो है सिली मिस्टेक नहीं करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम हड़बड़ाहट में रहते हैं, अननेसेसरी प्रेशर लेके चलते हैं। तो कई बार उस अननेसेसरी प्रेशर में क्या होता है, OMR शीट गलत आपने रंग दिया, आपने अपने आंसर बुकलेट में बी को टिक किया है और जब सर्कल करने आया तो सी वाले को आपने क्या किया है, सर्कल कर दिया है। तो ये ऐसी मिस्टेक क्यों होती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय आपको क्या है, कंसंट्रेशन हाईएस्ट लेवल का रखना है। उसका बेस्ट तरीका है, आने वाला दिन क्या होगा, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। कई लोग उस दिन बड़ा पछतावा करते हैं, कोसते हैं अपने आप को कि पढ़ लिए होते तो आज अच्छी पोजीशन होती है वो। तो इन सब थॉट प्रोसेस से आगे रहना है, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात करता है, ठीक है। अब यहां पर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे में बात करूंगा। इसके जो क्लॉज 6 हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अमेंडमेंट्स बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या है, आर्टिकल 14 में देखिए, आर्टिकल 14 स्ट्रेट अवे है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में देखिए 2 टर्म्स को यूज किया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, ये सब आपको मालूम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये सब पढ़कर जाना है, ठीक है। कुछ भी स्किप नहीं करना है, ओके। क्योंकि आज हमें थोड़ा फास्ट रिवीजन करना है, इसीलिए मैं आपको इन डेप्थ जाके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हो गया हमारा, वो क्या है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात हो रही है। सेकंड जो बंच है, जो सेकंड बंच ऑफ फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। ये बंच आपसे किस चीज के बारे में बात कर रहा है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 19 से बात शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 22 तक जो है आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 22 तक। इसमें जो है आपका आर्टिकल 21 अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 क्या है, सबसे माइनर कह सकते हैं, छोटा फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन की गई है। राइट टू प्राइवेसी ये भी क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। आर्टिकल 21A इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहां पर आर्टिकल 21A इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। कब इंसर्ट किया गया है, जल्दी से बताइए। When was Article 21A inserted in the Constitution of India? देखते हैं जल्दी से कौन आंसर देता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है, कब इंसर्ट किया गया है। पारुल, शुभांग, तथागत, देयर आर 7 स्टूडेंट, प्रियांश, चलिए जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। 2002, यस वेरी गुड। अमेंडमेंट बताइए। 86, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना है। कई बार आप लोग से ईयर भी मैच करा लेता है कि कौन सा ईयर किस अमेंडमेंट के साथ है, तो उस कंटेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 21 में जो आपको मैं नोटिस करा रहा हूं, लिख लीजिएगा। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, एजुकेशन फ्री है, ठीक है। तो हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको एक तरीके से कहा जाए तो क्या है, फ्री किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
इसी तरह से आर्टिकल 22 को देख लीजिए, ठीक है, आर्टिकल 22 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल 22 देखिए, एक बार आप लोग बेयर एक्ट में खोलिए और उसके बाद आर्टिकल 19 के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 22? इट सेज दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन। तो जब आप अरेस्ट हो रहे हैं उस समय कुछ आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे क्या है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि किस ऑफेंस के तहत, किस कानून के तहत आपको यहां पर जो है अरेस्ट किया जा रहा है। as soon as may be on the ground of such arrest nor shall he be denied the right to consult an advocate। और आपको क्या अरेस्ट करने के बाद क्या है, ये अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि आपको क्या है, आपके मनपसंद का जो है एडवोकेट दिया जाए, ठीक है, या आप अगर इच्छा चाहते हैं तो आपके एडवोकेट से कनेक्ट किया जाए, एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर आर्टिकल 19 को भी पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 19 में खुद जो है, that is by virtue of article 19 6 kinds of freedoms are defined। तो ये क्या है, देखिए यहां पर क्या है, ये बंच जो है अकेले फ्रीडम की बात करता है। और आर्टिकल 19 अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 में भी क्या की गई है, फ्रीडम के बारे में बात की गई है, ठीक है। और ये फ्रीडम क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 1A में जो फ्रीडम ही है, तो उसके लिए क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज का क्या है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन को ऐसे समझेंगे जैसे साइकिल होती है, साइकिल में ब्रेक होता है, जैसे मोटरसाइकिल होती है उसमें ब्रेक होता है, ठीक उसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी संबंध है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) ने क्या कहता है, द ऑल द सिटीजन शैल हैव द राइट। देखिए यहां पर क्या है, ये एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट है। जब आप पार्ट 3 को पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो क्या है, इसके जो राइट्स हैं दो तरीके के हैं। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव नेचर के, एक्सक्लूसिव नेचर कहने का मतलब क्या है, विच इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जैसे आर्टिकल 19 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है, ये कह रहा है ऑल द सिटीजन्स हैव द राइट। तो ये फंडामेंटल राइट किसको मिलने वाला है, भारत के नागरिकों के लिए मिलने वाला है, या उनके बारे में बात कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे आर्टिकल 14 की बात कर लीजिए, तो आर्टिकल 14 क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है। यूनिवर्सल कैसे कह रहा हूं कि वहां पर इस तरीके का कोई डिफाइनिंग टर्म यूज नहीं किया गया। जैसे आर्टिकल 14 को एक बार आप लोग रीड करिए, तो देखिए आर्टिकल 14 की टर्मिनोलॉजी क्या कही, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। तो यहां पे एनी पर्सन का मतलब क्या है, एनी पर्सन मींस एनी पर्सन। एनी पर्सन यहां पर कौन हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं और पंकज मिश्रा भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं जब डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा हूं, दैट मींस अमेरिकन सिटीजन, ही कैन ऑल्सो क्लेम। एंड पंकज मिश्रा, जैसे मैं हो गया तो मैं भारत का नागरिक हूं, तो मेरे को भी मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में 6 तरीके की फ्रीडम्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहीं से जो हमारे मीडिया है उसको भी यहां से क्या मिलता है, डिराइव्ड पावर है। जो प्रेस है, प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात कहां से की गई, यहीं से उसको मिलता है राइट, ठीक है, ये आप लोग को मालूम होगा। फ्रीडम ऑफ पीस एंड असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी देखिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इंसर्ट किया गया है। ठीक इसी तरह राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पर देखिए क्या फ्रीडम जो है, यहां पर क्या है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, ये फ्रीडम कैसी है, डोमेस्टिक फ्रीडम है। ये कैसी फ्रीडम है, डोमेस्टिक है। फ्रीडम किस तरह की है, ट्रेवल करने की। तो यहां पर आपके मन में आ सकता है कि सर क्या इंटरनेशनल भी है, तो यस इंटरनेशनल भी है। एक नागरिक होने के नाते आपको क्या किया जा सकता है, आपको भारत के अंदर भी घूमने का अधिकार है और भारत विदेश जाने का भी अधिकार है। तो ये विदेश जाने का जो अधिकार है उसके बारे में आर्टिकल जो है 19 बात नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। यहां तक हमें लगता है चीजें समझ में आ रही होंगे आप लोगों को, आर यू एबल टू कोरिलेट, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड जो कैटेगरी है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यहां पर क्या है, थर्ड जो है, ये थर्ड क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट यहां पर जो है राइट्स के बारे में बात की, 23-24 यहां बात की गई है। 23-24 अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं।
23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की बात करता है कि आदमियों को क्या है आप सामान की तरह बेचेंगे नहीं। और 24 जो है बच्चों के ऊपर है कि हैजार्डस इंडस्ट्रीज में क्या है आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। ओके, इसी तरह देखिए आर्टिकल 25 टू 28 ये कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, ठीक है। और आपका आर्टिकल 29 30 क्या कहता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है। अब देखिए 29 और 30 में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, उसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 29 को ओपन करिए आप लोग, देखिए आर्टिकल 29 को जब आप पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो यहां पर ये जो कह सकते हैं आप माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी किस ग्राउंड पर कैलकुलेट किया जाए, तो या तो आपकी लैंग्वेज के आधार पर, या तो स्क्रिप्ट के आधार पर, या तो कल्चरली आप माइनॉरिटी में हैं। ये बात आपको समझना है, ठीक है। और यहां पर जब आर्टिकल 30 की बात होती है तो कहता है ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो 29 और 30 के बीच में भी अपने अपने क्या है कंट्राडिक्शन, अपने डिफरेंसेस हैं, उनको भी आपको क्या है साथ में साथ समझ के चलना है, ठीक है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, जहां पर 6 जो आपके क्या है रिट्स पिटीशन है या रिट्स के बारे में बात है, उनको भी पढ़कर जाना है। 6 की 6 रिट्स हैं, उनको बिल्कुल देख कर जाइएगा, ठीक है। हेबियस कॉर्पस अमंग दैट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है आपका जो है आर्टिकल 36 ऑनवर्ड्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है पार्ट 4 की बात करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है आर्टिकल 36 पे आ जाएंगे, तो आर्टिकल 36 ऑनवर्ड्स हम बात करते हैं किसकी, डीपीएसपी की बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और यहां पर 51A, ये क्या 51A है, तो ये हमें समझ में आ गया क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब देखिए ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर भी ABC अगर लिख कर आ रहा है तो समझ जाइएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको जरूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डीपीएसपी जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 39A को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्या करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, ओके। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। उत्तराखंड पहला स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है कि वहां पर लागू हो गया है, ठीक है, लिमिटेड कह सकते हैं दायरे में, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, टाइम लेता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो है आर्टिकल 47 की बात कर सकते हैं, जहां पर स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए जब डीपीएसपी की बात होती है तो डीपीएसपी को 2 मिनट में समझा देता हूं। डीपीएसपी एक तरीके से स्टेट के लिए क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने आपसे क्या कहा, हेडिंग का देखिए पार्ट 4 का नाम क्या है, पार्ट 4 की हेडिंग है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को क्या दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं। डायरेक्टिव मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे हैं, मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ये क्या है ऑब्लिगेटरी हैं। ये जो पार्ट 4 में इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो स्टेट को ही दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं, स्टेट को दिए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके का, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डायरेक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इनका नेचर क्या है, ये नॉन बाइंडिंग है। जैसे कई बार होता है ना कि आपको जैसे घर वालों ने हिदायत दी है कि रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, दैट मीन्स वहां पर आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस। मान लीजिए घर वाले कहते हैं रात के 9 बजे के बाद चले जाना या देख लेना 11 बजे तक आ जाना, है ना। तो यहां पर अब आपके पास ऑप्शन है कि ठीक है 9 बजे तो जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या 11 बजे से पहले वापस आ जाना है, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो नेचर है इंस्ट्रक्शंस का कैसा है, ये ऑप्शनल है, दैट इज स्टेट के ऊपर है, स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, भारत की जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट है हमारा। तो वेलफेयर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हम जो है अपने लोगों के लिए चिंता है, हमारे अंदर क्या है, वी हैव अ सेंस ऑफ व्हाट यू कैन से कंसर्न अबाउट द पीपल। तो ये कंसर्न कहां से रिफ्लेक्ट होता है, पार्ट 4 से, ठीक है। नॉन बाइंडिंग क्यों है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था इकोनॉमिकली हमारा क्या हो चुका था, ड्रेन हो चुका था। अगर आप डायरेक्टिव्स को देखोगे तो एक तरीके से देखो ये इनका क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। राज्यों के लिए खर्चे हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा
कि फ्री लीगल एड दीजिए। फ्री लीगल एड मतलब जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है जिसके पास वकील साहब नहीं है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गरीब आदमी को वकील दे। तो जब वो वकील उस गरीब आदमी के मुकदमे को रिप्रेजेंट करेगा तो वो अपनी फीस चार्ज करेगा। अब वो फीस कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो ऑब्वियस सी बात, ये क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को जब आप देखोगे तो ये क्या है? एक तरीके से स्टेट के ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये बात मालूम थी कि अभी हमारा जो स्टेट है, क्योंकि 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास इकोनॉमिक्स या हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत वीक थी, पैसे से हम बहुत कमजोर देश थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा क्या है, दोहन किया था, आर्थिक दोहन ज्यादा हुआ था। तो इसलिए उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि ये हम क्या करेंगे, स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं कि जिस स्टेट को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी होगी वो क्या करेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो जनता, दैट इज आम जो आदमी है, इंसान है, उनके बीच में आपकी पॉपुलैरिटी होगी। उसका आपको माइलेज कैसे मिलेगा? जब इलेक्शन होगा तो आप अपनी चीजों को लेकर जाएंगे, देखो हमने क्या किया, ये जो इंस्ट्रक्शंस थे इन इंस्ट्रक्शंस को क्या किया, एग्जीक्यूट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या है, पॉलिटिकल बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 50 को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल 48A को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आर्टिकल 42 भी कर लीजिएगा, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैटरनिटी मीन्स जैसे जो एक्सपेक्टिंग फीमेल्स होती हैं उनको जो है, क्योंकि उनकी कंडीशन अलग है, मेडिकल कंडीशन अलग है, तो उनके लिए क्या है, राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, उनको स्पेशल नीड है, तो उसके लिए मैटरनिटी रिलीफ एक्ट है। उसमें क्या कहते हैं, प्री एंड पोस्ट, बच्चे के पैदा होने से और उसके होने के बाद आपको क्या है, कुछ पेड लीव मिलती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी को एक बार रीड करके जरूर जाइएगा। ठीक है, 11 ड्यूटीज हैं हमारे पास। कितनी ड्यूटीज हैं? तो 11 ड्यूटीज हैं। इन 11 ड्यूटीज को एक बार रीड जरूर करके जाइएगा। कई बार क्या होता है, वो पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट योर ड्यूटीज। ठीक है, तो 11 ड्यूटियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो क्या होता है, 5 साल के लिए होता है, फिक्स है। री इलेक्शन के लिए, दैट मीन्स इंडिया में क्या है, जो इंडिया और अमेरिका को अगर आप कंपेयर करें, अगर आप इंडियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो एक चीज यहां पर अंतर क्या है कि यहां पर इनको सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म मिलता है। जैसे बराक ओबामा है और ये डोनाल्ड ट्रम्प हैं। बराक ओबामा आप दोबारा कभी भी अमेरिका में प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रम्प का आखिरी टर्म है, इसके बाद वो कभी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आखिरी 4 साल हैं। इंडिया में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो उसके लिए क्या है, री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, आर्टिकल 57 ये बात कहता है कि प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड। कितना? जब तक जान है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि हर बार आप इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे और यू हैव टू विन दैट इलेक्शन। ओके, अब यहां पर जो है एक बार आप लोग जो है सेक्शन आर्टिकल 54 को ओपन करिएगा। एक बात आप लोग से थोड़ा सा डिस्कस करना था, कई बार वो क्या है प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं लोग आपसे। ठीक है, आर्टिकल 54 को एक बार ओपन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए आर्टिकल 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, क्लॉज 1 क्या कहता है, ये कहता है क्या है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें अंतर है, कई बार पूछा जाता है स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आर्टिकल 54 को यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसका सब जो थीम है। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको रीड करके जरूर जाइएगा, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 63 वाइस प्रेसिडेंट है, 64 को अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या कहता है, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो दैट मीन्स जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा,
राज्यसभा का चेयरमैन होगा, बाय डिफॉल्ट होगा। जो इधर वाइस प्रेसिडेंट बना वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा। कहां पर ये दिया हुआ है, तो आर्टिकल 64 में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है आप लोग देखिए, ठीक है, ओ ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 71 को मार्क कर लीजिएगा, मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टिंग विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। 71 को एक बार देख लीजिएगा कि ये कहता है कि मान लीजिए अगर क्या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, तब क्या होगा, हाउ दैट डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व, उस डिस्प्यूट को कैसे कहेंगे। तो आर्टिकल 71 क्या कहता है, बहुत क्लियरली कहता है, ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ or in connection with the election of president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court and whose decision shall be final। okay, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई उनके इलेक्शन से लेकर डिस्प्यूट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 74 75 को अंडरलाइन कर लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो हमारा प्रेसिडेंट होगा उसको हेल्प और असिस्ट करने के लिए क्या होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस सच एडवाइस। तो जो एडवाइस दी जाएगी उस एडवाइस से क्या है, आप बंधे हुए, प्रेसिडेंट बंधे हुए हैं, ठीक है। यहां पर आर्टिकल 75 के जितने भी सब क्लॉजेज हैं उनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है आपका आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 और क्लॉज 3 एज इट इज आपके एग्जाम में आ जाता है। आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 क्या कहता है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और थर्ड क्या क्लॉज क्या कहते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आ जाता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल कौन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल, ओके, इन लोगों के नाम आप लोग क्या है लिख लीजिए, ठीक है, कई बार पूछ लेता है। फाइनेंस कमीशन का कौन है इस समय हेड है, नीति आयोग, ठीक है, इस तरह की जो बॉडीज हैं उनके हेड्स कौन है, उनको जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। अगर आप आजकल तो आप लोग के पास इस तरह का एक्सेस बहुत सारा है, गूगल पर डालोगे एक किसी ना किसी पेज पर आ जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा करेंटली वो हैं कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो गूगल आपको जिस पेज पर ले जाएगा, हो सकता हो जब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जैसे आज देखिए न्यूज़पेपर में खूब चल रहा है, डीवाई चंद्रचूड़ अपना बंगला नहीं खाली कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस का जो पोस्ट है इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा जिसको कहा जाता है। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा की बात की जा रही है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये ध्यान में रखिएगा। 73 सॉरी, यहां पर जो है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 83 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 83 में एक थोड़ा सा पॉइंट है, उसको लिख लीजिए। 83 क्या कह है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, दैट इज राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। और उसका 1/3 मेंबर क्या होता है, हर 2 साल के बाद क्या होता है, रिटायर हो जाता है, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल के लिए क्या होता है, अनलेस सूनर डिसॉल्व, ये कह रहा है कि 5 साल के लिए लोकसभा गठित होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल से पहले डिसॉल्व नहीं हो सकता है, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया, द हाउस ऑफ पीपल अनलेस सूनर डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 पीरियड फॉर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स तक इनका क्या है। अब यहीं पर एक और रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पोस्ट की ड्यूरेशन क्या है, हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर। जो भारत का प्रधानमंत्री है उसके पद की क्या अवधि है, ड्यूरेशन क्या है, 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर्स, नन ऑफ द अबव, जल्दी से बताइए। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टर्म है वो कितने साल का होगा,
5 साल का, 4 साल का, 6 साल का, या नन ऑफ द अबव? 5 ईयर, 5 ईयर, वेरी गुड पूर्वा, वेरी गुड तथागत, शुभांग बहुत बढ़िया, गिनी 5 ईयर, ठीक है, पारुल 5 ईयर, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार। आप सभी लोग अपने मुंह पर एक तमाचा मारिए। जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसको एक दिन की गारंटी नहीं है, लोकसभा की 5 साल की गारंटी है। अभी पढ़ा है आपने? ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। कमीशन का फेवरेट है, वो पूछता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा, जो कोई भी भारत का प्रधानमंत्री होगा, उसका टेन्योर कितना है? तो इसके टेन्योर के बारे में हमारा संविधान कुछ बोलता ही नहीं है। वो तो आपसे कह रहा है कि लोकसभा 5 साल के लिए होगी, और उस लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा नंबर होगा वो क्या करेगी, सत्ता में रहेगी। प्राइम मिनिस्टर, देखिए आप लोग को याद आ रहा है, क्या नाम है, अनिल कपूर की एक मूवी थी, एक दिन का चीफ मिनिस्टर। टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली वो पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 85 की बात कर लीजिए, ठीक है। यहां पर 84 में जो है मेंबरशिप है, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट, जब भी शब्द इस्तेमाल होगा ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब कभी भी पार्लियामेंट शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है जहां पर पार्लियामेंट यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, राज्यसभा की भी बात कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। पार्लियामेंट दोनों को मिलाकर लोकसभा राज्यसभा की बात करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आर्टिकल 84 क्या कह रहा है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर देखिए क्या, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कर रहा है। तो क्या करे, ही हैज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज इन दैट बिहाफ, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, इन केस ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, एंड इन केस ऑफ सीट ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो अगर आपको क्या है, सदस्यता कहां की चाहिए, राज्यसभा की चाहिए, तो एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स। और अगर आपको लोकसभा की चाहिए तो वहां पर क्या एज क्या है, 25 ईयर्स है, ठीक है। एंड possess अदर क्वालिफिकेशन विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, ठीक है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, वो गवर्न करता है, ठीक है। 85 की बात कर लीजिए, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए हमने क्या कर रखा है, हमें मालूम है, हम जब सेशंस की बात करते हैं, सेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है कि भारत का जो पार्लियामेंट है उसमें 3 सेशन होते हैं, ठीक है। अगर आप ईयर के शुरुआत से करोगे, दैट इज अगर आप जनवरी से काउंट करोगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पहला देखने को मिलने वाला है विंटर सेशन। अगर आप क्या जनवरी वाले मंथ से काउंट करोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा विंटर सेशन। अभी मॉनसून सत्र होगा, मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन, और ईयर एंड में आपका क्या होता है, विंटर आता है, तो विंटर सेशन, ठीक है। देखो इन तीनों सदनों के बारे में हमारा संविधान साइलेंट है। आप आर्टिकल 85 को पढ़ेंगे तो वो कहीं पर भी ये नहीं बोलता है कि हमारे यहाँ क्या है, विंटर सेशन होगा, मॉनसून सेशन होगा, या समर ये होगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर बजट सेशन होना चाहिए था, ये जो है बजट सेशन होगा, ठीक है। बजट, मॉनसून एंड विंटर, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। फरवरी के अराउंड जो है, मार्च में आपका बजट रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये बात सब लोगों को क्लियर हो रही है। अब देखिए आर्टिकल 85 रीड कर रहा हूं, ये कह रहा प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट to meet at such time and place as he think fits, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session। तो इन दोनों ही मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना है, 6 मंथ का, इससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, यस, सही कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट कर लिया था बेटा। ओके, फिर 89 को एक बार देख लीजिए।
एक बार आप लोग 89 देख ले, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा उसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आर्टिकल 111 को कर लीजिए, असेंट टू द बिल। आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बजट कहा जाता है। कई बार आपसे पूछा गया है बजट टर्म कहां डिफाइंड है, बजट कहीं नहीं डिफाइंड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस शब्द को यूज करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, ये ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग 108, ज्वाइंट सिटिंग 108, ठीक है। उसके बाद आपकी जुडिशरी आ गई, 124 से जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहां पर आर्टिकल 130 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 130 जब आप रीड करेंगे तो वेरी कैटेगोरिकल, बहुत साफ साफ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट कहां होगा, दिल्ली में होगा। कई बार पूछ लिया था, द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेसेस और प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। तो यहां पर जनरली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही होगा। ये कहां लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कहीं कल को आपसे कोई पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट क्या दिल्ली में रहेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप कहोगे यस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131 बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, ये पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। इसके बाद एसएलपी 136, स्पेशल लीव टू अपील 136, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर आर्टिकल 140 एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहां पर सेक्शन, सॉरी बार बार सेक्शन कह रहा हूं मैं भी, यहां पर आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 148 को ओपन करिए, ठीक है। कई बार आपसे बोल देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, तो यहां पर कंट्रोलर बोला गया है। कई बार आपको लगता है वहां पर सीएजी का फुल फॉर्म बोल देता है, सीएजी का फुल फॉर्म क्या है, तो कई बार ऑप्शन दे देता है कंट्रोलर, तो आपको लगता है कंट्रोलर सही है, कंट्रोलर गलत टर्म है, जबकि आपका आर्टिकल 148 क्लियरली कहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल मिस्टेक हो जाता है। ऑडिट रिपोर्ट 151, ठीक है। गवर्नर, आर्टिकल 153 गवर्नर के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165, ठीक है। एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 169, 170 है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 171, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ओके। उसके बाद 214 हाई कोर्ट्स के बारे में, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, कितनी हाई कोर्ट्स हैं इस समय एट प्रेजेंट, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स हैव वी डू हैव, कितनी हाई कोर्ट्स हैं, 25, 26, 28, 29, कितनी बताइए। हाई कोर्ट की सबसे ज्यादा बेंच कहां है, कैलकाटा हाई कोर्ट, सॉरी अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको खूब कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब। वेरी गुड, ठीक है, हाँ अब सही कह रहे हैं आप लोग, देखिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी 233 से 237 तक इसका प्रोविजन है, ठीक है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज यू हैव, आर्टिकल 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। इस समय यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव, हाँ 28 स्टेट यूनियन टेरिटरीज। देखिए अभी क्या था, जब तेलंगाना बना था वो इंडिया में क्या था 29 स्टेट था, लेकिन उसके बाद क्या होता है जम्मू एंड कश्मीर को हमने क्या किया, उसका स्टेट से हमको उसको हमने डिमोटिवेट कर दिया, उसको
यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो वो 29 से 28 हो गया। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है यूनियन टेरिटरी 7 थी, 2 आ गई। दाद यहां पर क्या है, जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 7 2 9 हो गई। और उसके बाद क्या हो गया, दमन दीव नागर उसको मर्ज कर दिया गया है 2020 में, तो 8 हो गई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। फिर लोकल गवर्नेंस की बात होती है, पंचायती राज। तो अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी, लोकल एरियाज में क्या होगा, या रूरल एरियाज में होगा पंचायत, ठीक है। यहां पर 248 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, रेसिड्यूरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन। रेसिड्यूरी पावर का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास 7th शेड्यूल है, कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो 7th शेड्यूल में कहीं कवर नहीं होता, उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, तो आर्टिकल 248 रेसिड्यूरी पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। 262 डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर, ठीक है। 267 कंटिजेंट फंड के बारे में बात हो रही है। 279 गुड्स एंड सर्विस जीएसटी काउंसिल के बारे में बात हो रही है। 280 फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। आपका पार्ट 14 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सर्विसेज अंडर यूनियन, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सर्विंग यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस 312, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 पढ़कर जाएंगे आप लोग, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन होने वाला है। अभी देखिए चर्चा में भी थी कि वहां पर क्या किया, इलेक्टोरल रोल्स में कई लोगों के नाम गायब हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने आप में क्या है, चर्चा में आ गई। तो इस समय सीईसी कौन है, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस पढ़कर जाएंगे। फिर क्या है, आर्टिकल 341 342, ओके। लैंग्वेज को लेकर देखिए अभी महाराष्ट्र में बवाल चल रहा है, आर्टिकल 343 पढ़कर जाएंगे आप लोग। देखिए ये सब क्या करंट से रिलेट हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। इमरजेंसी 52 56 60 तीनों याद करके जाना आपको। आर्टिकल 366 डेफिनेशन क्लॉज है। कई लोगों को लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन क्लॉज नहीं है, आर्टिकल 366 डेफिनेशन क्लॉज है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ पावर, तो अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन कहीं डिफाइंड नहीं है, अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होगा वो आर्टिकल 368 बताता है, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, कैसे आप बदलेंगे और क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में बात हो रही है, ओके। इसके बाद आपकी 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, हर एक शेड्यूल का क्या प्रोविजन है जरूर देख के जाइएगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, ठीक है। अब जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रख लीजिए अपने सामने। मैं जल्दी से आप लोगों को सेक्शंस मार्क करा दे रहा हूं, सेक्शन मार्क कर लीजिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 को मार्क कर लीजिए, डेफिनेशन क्लॉज है, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज है, उसको बिल्कुल पढ़कर जाएंगे आप लोग, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, अटैच टू अर्थ क्या होगा, ठीक है। ये डेफिनेशंस देख के जाइएगा। सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब कहां है, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द टीपीए एक्ट। इसी तरह व्हाट में भी ट्रांसफर, किस चीज का ट्रांसफर होगा, कहां मिल रहा है, सेक्शन 6। सेक्शन 7 पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कौन कौन लोग हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो कहां है, सेक्शन 7। इसी तरह सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर। सेक्शन 10 कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, ऐसी कुछ कंडीशंस है जहां पर ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो सेक्शन 10 को भी पढ़कर जाएंगे। ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीपीए में अगर पूछा जाएगा तो 100% इसकी चांसेस है। रूल अगेंस्ट परपिचुटी सेक्शन 14, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन 17,
वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटीजेंट इंटरेस्ट लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आ रहा है। आर्टिकल 19 एंड सॉरी सेक्शन 19 एंड सेक्शन 21। सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर। सेक्शन 29, 30 और 31 इन तीनों को रीड करके जाएंगे आप लोग। सेक्शन 35 इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात हो रही है। इसी तरह सेक्शन 36 एंड 37 अपॉर्चमेंट की बात हो रही है। सेक्शन 41 ऑस्टेंसिबल ओनर, मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका आर्टिकल 48 कर लीजिए, प्रायोरिटीज ऑफ राइट क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर, आर्टिकल 48। उसके बाद आर्टिकल 52, 53 एंड 50, आर्टिकल 52, 53 एंड 53A। 53A को मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्ट परफॉर्मेंस, ओके। आर्टिकल 53A पार्ट परफॉर्मेंस, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिफ्टी थ्री फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की बात करता है। सेक्शन 54 सेल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग 56, मॉर्गेज 58, पूरा रीड करके जाएंगे। सिंपल, कंडीशनल, यूजू फैक्ट्री, इंग्लिश मॉर्गेज, ये सब क्या है, इसको रीड करके जाइएगा। यहां पर सेक्शन 60 राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, ठीक है। राइट ऑफ मॉर्गेजी सेक्शन 72, लाइबिलिटी ऑफ मॉर्गेजी 76, पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेज सेक्शन 78, सेक्शन 81 मार्शलिंग। इसके बाद है सेक्शन 91 पर्सन हु मे सू फॉर रिडम्पशन, सब्रोगेशन 92, चार्ज सेक्शन 100, सेक्शन 104 पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 105 लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ लीज, लीज हाउ मेड। तो 105 से लेकर 111 तक सारे सेक्शन एक बार रीड कर लीजिएगा। वेवर ऑफ फोरफीचर 112 इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर 116, एक्सचेंज 18, एक्सचेंज ऑफ मनी 121, गिफ्ट 122, ट्रांसफर हाउ मेड, गिफ्ट एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर 127, ओनरस गिफ्ट, यूनिवर्सल डोनी 128। 122 से लेके 129 तक सब पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम 130, मॉर्गेज डेप्ट 134, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या हैं, प्रोविजंस हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब 3 क्रिमिनल लॉज के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भारतीय बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर लेते हैं। बेरक ले लीजिए, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोग पढ़ भी रहे थे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 2 को मार्क कर लीजिए, डेफिनेशन हमने आपको मार्क करा दी थी। उसके बाद है सेक्शन 4 कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जेस्टे, सेक्शन 6 मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट, प्ली ऑफ एलिबाय सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग सेक्शन 22, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 12, सेक्शन 15 एडमिशन की बात अभी हमने 2 हफ्ते पहले जब क्लास शुरू हुई थी तब हमने बात की थी। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सारे इंपॉर्टेंट है, हमने आपसे कहा था। एडमिशन से रिलेटेड 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सब इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एडमिशन कन्फेशन से रिलेटेड है ये। यहां पर सेक्शन 26 ऑफ द बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 26 डाइंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है यहां पर 26A, अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो।
सेक्शन 39 एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में भी हमने बात की है लास्ट सैटरडे को, अभी कल या परसों हमने बात की थी, शायद कल ही हमने एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर बात किया आपसे। 46, 47 एंड 48 यहां पर कैरेक्टर के बारे में बात की थी, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। उसके बाद ओरल एविडेंस, दैट इज सेक्शन 55, ओरल एविडेंसेस को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद 57 एंड 58 प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की नजर से, हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या है 74 पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। उसके बाद है 92, 93 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 years ओल्ड, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 year ओल्ड। 104 बर्डन ऑफ प्रूफ। 105 ऑन whom burden of proof lies, कई बार बात कर चुका हूं इनडायरेक्टली। सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। सेक्शन 121 स्टॉपेल। 142 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन 146 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन, वेयर इज लीडिंग क्वेश्चन डिफाइंड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन 154। सेक्शन 162 रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सेक्शन 170 भी पढ़कर जाइएगा, क्लॉज 2 उसका बोलता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है और आपको इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? बताइए स्टूडेंट्स, चीजें समझ में आ रही हैं? बस देखिए यहां पर क्या है कि हम आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, ओके कि दैट मीन्स ये जो सेक्शंस हैं इनको आप स्किप मत करिएगा, कि जो भी सेक्शंस पे हम बात कर रहे हैं ये मिनिमम है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनके अलावा पढ़ के जाएंगे सो फॉर सो गुड। चलिए अब आईपीसी दैट इज भारतीय न्याय संहिता को एक बार ओपन कर लेते हैं। विल टॉक अबाउट भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। सेक्शन 1 खोल लीजिए, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ओके। यहां पर इसका क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को अंडरलाइन कर लीजिए। बीएनएस का ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, ओके। तो सेक्शन 1 क्लॉज 3, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, ओके, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज में आ जाइए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 को, दैट इज डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि न्यू है, आईपीसी में चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं है, बीएनएस में है, इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। इज इट क्लियर? इसके बाद सब सेक्शन 6 डेथ की बात कर लीजिए। डेथ मींस डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो यहां पर हम जब भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं तो डेथ का मतलब क्या है? ह्यूमन की डेथ का। मान लीजिए कोई जानवर है उसकी डेथ हो गई तो उसके ऊपर आईपीसी थोड़े लगाएंगे। कई बार मैं जब क्लास में पढ़ाता था कल्पेबल होमोसाइड पढ़ाया, तो कल्पेबल होमोसाइड में लिखा गया है व्हाट डू यू मीन बाय होमोसाइड? होमोसाइड मींस किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अनदर ह्यूमन। मान लीजिए कुत्ते ने काटा, आप मर गए, तो अब कुत्ते के ऊपर आईपीसी थोड़े लगा देंगे हम लोग। जैसे कई बार आप देखते होंगे ना कि कोई जंगली सांड है, उसने क्या किया, किसी औरत, अभी जैसे आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें क्या हुआ, एक जंगली औरत औरत कह रहे हैं, एक जंगली सांड ने, मतलब छुट्टा सांड था, उसने क्या किया, एक औरत को जो सड़क पर जा रही थी उसको अपनी सींग से मार दिया, उस बेचारी की जान चली गई। तो अब क्या उस सांड को पकड़कर आप क्या उसके ऊपर आईपीसी या बीएनएस लगाएंगे? नो। लेकिन यही अगर क्या है 13th 14th सेंचुरी होगा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उस समय का जो समाज था वो क्या करता था, एनिमल को भी पनिशमेंट देता था, एनिमल को वो टॉर्चर करता था। जब वो क्राई करता था तो ये लोग कहते थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कहते हैं, कि जब हम एनिमल को सजा देते हैं और जब वो रोता है तो वो क्या करता है, कन्फेस करता है, ठीक है। ये कभी जब डिटेल में आप फंडामेंटल क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिसऑनेस्टी दैट इज जहां पर रॉन्गफुल गेन हो किसी को या किसी को रॉन्गफुल लॉस हो, इंपॉर्टेंट है, सब क्लॉज 7 2 का। इसके बाद जो है फ्रॉडुलेंटली क्लॉज, सब क्लॉज 9, उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जेंडर को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, द प्रोनाउन ही एंड इट्स जेनेटिव आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल
और ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर न्यू एंट्री है, आईपीसी में इसके बारे में बात नहीं की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर को अंडरलाइन कर लीजिए। गुड फेथ, सेक्शन 2 सब क्लॉज 11, ठीक है। हार्बर 13, हार्बर क्या है, दैट मीन्स पनाह देना, जिसने अपराध किया उसको आप क्या करें, शरण दीजिए, खाना दीजिए, पीना दीजिए, शेल्टर दीजिए, पैसे दे दीजिए, ये सब क्या हार्बर की डेफिनेशन में आएगा। इट इंक्लूड सप्लाई ऑफ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशन और मीन्स टू कन्वेंस और असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स whether of same kind as those emitted in this class or not to evade apprehension। आप उसको बस किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है अथॉरिटीज के, तो ये क्या हुआ, हार्बरिंग के नेचर में आ जाएगा, ठीक है। हार्बर का प्रोविजन आईपीसी में कहां था, हु इज गोइंग टू टेल मी, बताइए, हार्बर से रिलेटेड आईपीसी में प्रोविजन कहां था, हु इज गोइंग टू टेल मी। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। हार्बर से रिलेटेड प्रोविजन इंडियन पीनल कोड में, वेरी गुड प्रियांश, 52A, वेरी गुड, ठीक है। इंजरी सब क्लॉज 14, इंजरी का मतलब यहां पर देखिए प्रीलिम्स के लिए, इंजरी मींस हार्म्स व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। इंजरी का मतलब ये नहीं कि आपको जब फिजिकल इंजरी होगी उसकी बात हो रही, नो, यहां जब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें, इंजरी का मतलब क्या, या तो बॉडीली इंजरी हो, या आपको कोई मेंटल एग्नी हो जाए, ठीक है, या तो कुछ रेपुटेशन से रिलेटेड हो, या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए। तो ये चारों डायमेंशन क्या है, इंजरी को कवर करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए। इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, सेक्शन 2 सब क्लॉज 15, ठीक है। मूवेबल सब क्लॉज 21, पब्लिक सर्वेंट 28, लिस्ट है, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। वॉलंटरली 33, सेक्शन 2 सब क्लॉज 33, रॉन्गफुल गेन अंडरलाइन कर लीजिए 36, रॉन्गफुल लॉस 37, ओके। 39 सब क्लॉज 39 न्यू एंट्री है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड अंडर दिस संहिता बट डिफाइंड इन आईटी एक्ट और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, दैट इज बीएनएसएस। तो जो मीनिंग वहां होगी वही मीनिंग यहां पर आप क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ऐसा ही प्रोविजन हमने कहां देखा है, बीएसए में देखा है, कहां, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में भी, कि जिन टर्म्स को आई या बीएसए में, आईटी एक्ट में या बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है, तो जो डेफिनेशन उन टर्म्स की होगी वही आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। इसके बाद जो है जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन में क्लॉज 5, when a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention, यहां पर क्या है, दैट इज सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, यहां पर क्या हो गया, क्लॉज 5 में आ गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सेक्शन 3 सब क्लॉज 5, ठीक है। इसके बाद पनिशमेंट्स, पनिशमेंट का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 पनिशमेंट है, सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पनिशमेंट की क्या की थोड़ी सी यहां पर एक नया डेफिनेशन आया, कम्युनिटी सर्विस को, ठीक है, उसको रख लीजिएगा यहां पर सेक्शन 5 को पढ़ लीजिए, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां है, देखिए एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस, नीचे जो है ए एंड बी में क्या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन देख लीजिएगा। सेक्शन 6 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, फ्रैक्शन फॉर टर्म ऑफ पनिशमेंट, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट imprisonment of life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। अब जैसे यहाँ पर क्या, जब आप लोग ने ये पढ़ा होगा, बीएनएस पढ़ा होगा, तो कई बार पनिशमेंट क्या दिया गया, वहां बोला गया कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसका 20%, इसका 1/3 2/3। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी कितना जिंदा रहने वाला है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का 2/3 पनिशमेंट दे दीजिए, 1/3 दे दीजिए, तो दैट मीन्स अगर ये लाइफ इंप्रिजनमेंट है, हम ये कह रहे हैं ये जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ये जो कुछ भी होगा आपको क्या करना है, इसका जो है 1/3, इसका जो है 1/3 करना है।
तो 1/3 करने का मतलब क्या हुआ, इसको 1/3 दैट इज इसको 3 से डिवाइड करिए, और ये चीज आपको मालूम ही नहीं है। तो यहां पर सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि जहां पर फ्रैक्शन ऑफ टर्म दैट इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को कैलकुलेट करना है, तो ये कितना होगा, 20 ईयर्स होगा। ऐसी सिचुएशन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 ईयर्स मानते हैं, तो ऐसे में इसका 1/3 कितना होगा, 3 से वो कर दीजिए भाग, आपको क्या आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सेक्शन 6 क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहां पर सेक्शन 8 कर लिया, अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ये कह रहा है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। अंडरलाइन कर लीजिए, अनलिमिटेड फाइन दिया जाएगा लेकिन वो क्या है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे डिफाइन होगा, जैसे कल हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखा था। ठीक है, कि कैरेक्टर से उसके पता चलेगा। मान लीजिए कैरेक्टर वहां पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा फाइन को कैलकुलेट करते समय। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, यहां पर सब क्लॉज 2 कह रहा है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, तो यहां इसका सेक्शन 8 का सब क्लॉज 2 भी देख लीजिए। अगर आपने डिफॉल्ट ऑफ फाइन किया है, जैसे आपको सिर्फ मान लीजिए 5,000 का आपके ऊपर जुर्माना लगाया, आपने वो 5,000 का जुर्माना पे नहीं किया, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो इसका प्रोविजन कहां है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 2। ठीक है, इसके बाद सब क्लॉज 5 को अंडरलाइन कर लीजिए। सब क्लॉज 5 में क्या क्या है, पूरी जो टेबल है उसको बदल दिया गया है। यहां पर जो है सेक्शन 8 सब क्लॉज 5 जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों, यहां पर टेबल बदल दी गई है। यहां पे क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर 5,000 का फाइन था और आपने क्या किया है, डिफॉल्ट कर दिया है, आपने डिफॉल्ट कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या है, क्लॉज 5 क्या कह रहा है, 2 मंथ, तो आपको क्या है 2 महीने की सजा दी जाएगी। तो दैट मीन्स अगर आपके ऊपर जज साहब ने 5,000 का जुर्माना लगाया और आपने जुर्माना पे नहीं किया, तो ऐसी सूरत में अब आपको क्या है 2 महीने की सजा हो जाएगी, यू विल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको क्या है 10,000 का जुर्माना दिया था, ये फाइन था, आपने क्या किया, डिफॉल्ट किया, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 महीने हो जाएगा। ठीक है, 4 मंथ हो जाएगा। और एनी केस दैट इज 10,000 से कोई भी रकम जो बड़ी होगी, है ना, 10,000 से 1 रुपए भी ज्यादा अगर आपके ऊपर फाइन लगाया गया है और वहां पर इस फाइन को आपने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगी सजा, यू विल गेट 1 ईयर, 1 साल की आपको क्या है सजा मिलेगी। तो 5,000 का जुर्माना डिफॉल्ट किया तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 महीने की सजा। ठीक है, तो क्लॉज 5 को यहां सब क्लॉज 5 को जरूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि चेंज है, और चेंज है तो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कमीशन कह रहा है कि आईपीसी और बीएनएस दोनों को पढ़ना है, तो आप कैसे सवाल बनाओगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इन सवालों की। सेक्शन 9 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड बाय सेवरल ऑफेंसेस। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस को कमिट करते समय और भी इंडिविजुअल ऑफेंसेस कमिट हुए, जैसे इलस्ट्रेशंस यहां पर देख लीजिए। ये कह रहा है ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक ऑफ स्टिक, ए ने जेड को 50 कोड़े मारे, तो एक एक कोड़ा अपने आप में ऑफेंस है, और मान लीजिए एक कोड़े की सजा 1 साल है, तो 50 कोड़े मारे तो 50 साल की उसकी सजा हो जाएगी। नो, दैट इज नॉट द वे ऑफ कैलकुलेशन। ये क्या कह रहे हैं, हेंस ही इज लायबल टू 1 पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग, जितने 50 कोड़े मारे हैं उसकी 1 सजा मिलेगी। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिएगा सब क्लॉज 2 के नीचे लिखा है, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश with more severe punishment than the court which tries could award for any of such offenses। तो जो कोर्ट है उसकी जो मैक्सिमम पावर है उतना ही सजा दे सकता है, अगर उससे बियॉन्ड पावर है तो वो नहीं दे सकता है कोर्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल एक्सेप्शन पे आ जाइए। सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है आपका, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब इंपॉर्टेंट है आपके। 14 मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली,
तो जजेस को इम्यूनिटी है, आपको वो सजा दे रहे हैं, मान लीजिए किसी जज ने आपको क्या है सजाए मौत दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं उसको आप पनिश करोगे आफ्टर रिटायरमेंट, ही इज इम्यून। एक्ट डन इन प्रूसेंट टू द ऑर्डर और जजमेंट, ठीक है, सेक्शन 16 इम्यून करता है। मान लीजिए जिस जल्लाद ने क्या किया, फांसी की सजा दी है, तो उसको भी तो इम्यूनिटी चाहिए, नहीं तो कोई जल्लाद किसी को फांसी देगा ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए आज कोर्ट ने कहा है कि मिस्टर ए को क्या है फांसी की सजा दी जाए, जो वहां का जेल का जो जल्लाद है उसने फांसी पे लटका दिया, बाद में क्या हुआ जब वो रिटायर हुआ तो, या उसके बाद जो जल्लाद था उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया, तो उसको क्या है सेक्शन 16 का प्रोटेक्शन है। एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ द फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। इलस्ट्रेशन देख लीजिए यहां पर, ठीक है, यहां कह रहे हैं नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग। तो यहां पर क्या, अगर गुड फेथ में कर रहे हैं आप काम, तो वहां पर क्या है, यू विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। अब ये कह रहे हैं सेक्शन 18 क्या कह रहे हैं, एक्सीडेंट, मान लीजिए आपने कोई लॉफुल एक्ट किया है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका सेक्शन 18 का इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एज इट इज एग्जाम में आ जाता है। ए इज एट वर्क प्लेस विद द हेडसेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. मान लीजिए A है, सर पर हेलमेट पहन के कुछ काम कर रहा था, हवा चली, हेलमेट उड़ गया, लेकिन उसने हेलमेट को क्या कर रखा था, टाइटली बांध रखा था, जो भी उसकी लॉक थे लॉक लगा रखा था, तो उसने क्या कर रखा है, he has taken proper care and caution। लेकिन बहुत तेज हवा आई, अचानक से वो क्या है टूट गया, स्ट्रैप टूट गया। अब वो जब हेलमेट नीचे गिरा तो क्योंकि बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा, जिसके सर पे गिरा उसका सर फट गया, वो वहीं मौके पे मर गया। तो यहां पर क्या है, ये कह रहे हैं एक्सीडेंट है ये, तो इसके लिए यहां पर एक ही कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। सेक्शन 19 नेसेसिटी की बात करता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। यहां पर जो है इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है कि एक झोपड़ी में क्या है, मान ली सोसाइटी में आग लगा हुआ है, तो सोसाइटी में जो आग है उसको स्प्रेड करने से बचाना है, तो रास्ते में या जिस तरफ आग लगी हुई उस पर क्या किया, दो घर को गिरा दिया गया, सो दैट जो लाइन जो है उसको क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। मान लीजिए इस तरीके से आग लगी हुई है, अब यहां पर ये जो घर हैं इनको क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया, क्यों, क्योंकि ये आग जो है स्प्रेड ना कर पाए। तो यहां पर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या होंगे, लायबल। ए इन ग्रेट फ्रायर पुल्स डाउन द हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्रेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। आग का जो फैलना है उसको बचाने के लिए उसने क्या किया, एक का घर गिरा दिया बीच में, तो इसके लिए क्या है, ये नेसेसिटी है, जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। सेक्शन 20, 21, 22 जैसे आईपीसी में था वैसे यहां पे भी है कि अगर कोई भी माइनर है, लेस देन 7 है, डोली इन कैपेक्स, उसके पास क्रिमिनल सेंस हो ही नहीं सकता है, जो मेंटल एट्रीब्यूट है वो मिसिंग है, तो आप जब मेंटल एट्रीब्यूट है ही नहीं तो उसको पनिश कैसे करोगे। एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 बिलो 12, ठीक है, 7 से ज्यादा हो गया, 12 से कम है, तो वहां पर देखेंगे उसकी मेंटल कॉग्निजेंस कितना है उसके पास, उसकी जो कॉग्निटिव माइंड है कितनी मेच्योरिटी वो रखता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको पनिश करेंगे। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 22 हो गया। सेक्शन 22। सेक्शन 23 एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट इन विल। यहां पे इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट योर विल, ऐसा नहीं है आपने खुद 2 बोतल पी ली उसके बाद जाके आपने किसी का मर्डर कर दिया और बाद में आप डिफेंस कह रहे हैं कि भाई मैंने तो नशे में था इसलिए मेरे को क्या एक्सक्यूज मिलेगा। नो, यू विल नॉट गेट द एक्सक्यूज। Section 25 act not intended and not likely to be caused to death or grievous hurt done by consent, voluntary non-fit injuria का प्रिंसिपल है यहां पर, लिख लीजिएगा। सेक्शन 25। सेक्शन 27 act done in good faith for the benefit of child or person of unsound mind बाय और कंसेंट ऑफ गार्जियन। मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई माइनर है, अनसाउंड माइंड बच्चा है, उसके गार्जियन ने कंसेंट दिया, उसके बाद कोई नुकसान हो जाता है तो वहां पर क्या गार्जियन की क्या होगी, कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 28 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन,
ये क्या एक्सक्यूज नहीं करेगा? कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट इफ इट इज अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सेक्शन 30, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके सामने कोई एकदम इमरजेंसी आ गई, कोई पेशेंट आ गया, उसको कंसेंट फॉर्म साइन नहीं कर सकता है, कोई उसका घर वाला है नहीं, रोड एक्सीडेंट में है, तो वहां पर वो वेट थोड़े करेगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। मान लीजिए ऑपरेशन करते वो बचा नहीं पाया, मर गया, तो डॉक्टर की उसमें कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 को कर लीजिए, इलस्ट्रेशन 2-3। इलस्ट्रेशन 2 क्या कह रहा है? जेड इज कैरीड ऑफ बाय अ टाइगर, ए फायर्स एट द टाइगर knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith intending Z's benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. A has committed no offense. अभी देखिए, कल एक वीडियो वायरल हो रही है, पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान में जो है, आप जो है शेर पाल सकते हैं, तो वहां पर किसी आदमी ने शेर पाल रखा होगा, वो पिंजड़े से भाग गया, वो सफाई वफाई की, उसके बाद ताला लगाना भूल गया, वो क्या है, उस घर का जो हाथा है बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके आ जाता है और एक लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, औरत के ऊपर जो सड़क पे जा रही थी, उसके बाद एक बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है। तो मान लीजिए उसी सिचुएशन में आप क्या करिए, सेक्शन 30 को रीड कर लिए। अब मान लीजिए वहां पर कोई एक आदमी है जिसके पास बंदूक है, वो शेर उस बच्चे को लेके जा रहा है, और उस बच्चे को बचाने के लिए उसने क्या किया, गोली चलाई, और उसको मालूम है गोली चलाने में हो सकता है कि ये शेर को लग जाए या हो सकता है उस बच्चे को लग जाए, लेकिन गोली वो क्यों चला रहा है कि अगर शेर को गोली लग जाएगी तो बच्चे की जान बच जाएगी। अब वो गोली चलाता है, लेकिन एक्सीडेंटली गोली जो है बच्चे को लग जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, ऐसे में उसकी कोई भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। तो मान लीजिए अगर आपको क्या किसी ने बंदूक की नोक पे लगा रखा है, आपके पीछे बंदूक लगा रखा है, कहा है कि इसके ऊपर बम मार दो, इसके ऊपर गोली चला दो, या इसको जहर दे दो, तो ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट विच इज पनिशेबल विद डेथ। तो इन दोनों के केस को छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा और भी कोई ऑफेंस कमिट करेंगे तो आपकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। तो मान लीजिए किसी ने आपके पीछे बंदूक लगा रखा है और कहा कि गोली मार दो, तो आप कहो कि हमको गोली मार दो, हम किसी को नहीं मारेंगे, क्यों? हमारा बीएनएस हमारी क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश कर देगा। ठीक है, यहां पर थ्रेट कैसा होना चाहिए, इंस्टेंट डेथ ऑफ दैट पर्सन। आपको जो थ्रेट मिल रही हो कैसी हो कि आपकी जान चली जाएगी, तभी आपके पास एक्सक्यूज है। 2 एक्सेप्शन है कि अगर आपको मर्डर करने के लिए कहा जा रहा है, तो अगर आपने मर्डर कॉज कर दिया और आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे ऊपर क्या है, सर पर जो है बंदूक लगा रखी थी, आपको इसका जो है रिबेट या डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 32, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, पिटी ऑफेंसेस की बात हो रही है। मान लीजिए ऐसा कोई ऑफेंस है जिसके बारे में कोई कॉग्नेंस नहीं लेगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेस और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो वन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ। मान लीजिए आपने क्या किया, किसी का नाखून काट दिया, उसको नाखून काटने से दर्द हो गया, अब आपके खिलाफ बीएनएस में मुकदमा थोड़े लिखाएगा कि ग्रीवियस हर्ट या आपको कॉज हो गया है। ठीक है, नाखून काट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाखून नोच लिया तो है दिक्कत। मान लीजिए नेल कटर से आपका किसी ने नेल काट दिया, आपको दर्द हो गया, स्किन दब गई, तो आप ग्रीवियस हर्ट के लिए थोड़े उसको लेके चले जाएंगे किसी ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पिटी ऑफेंसेस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आपने यूज किया है तो कोई भी आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, सेक्शन 34 कह रहा है। इसके कुछ क्या है, कंडीशंस है, उनको भी फॉलो करना है। ये कह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, तो आपकी अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी किसी और प्रॉपर्टी, इन दोनों ही सूरत में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो है इस्तेमाल करने के लिए बीएनएस आपको क्या करता है, परमिट करता है। ठीक है, सेक्शन 37, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पर आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। मान लीजिए आपके सामने जो पुलिस वाला खड़ा है रीच में है और वहां पे आप उसको तकलीफ नहीं देना चाहते कि नहीं हम हिसाब निपटा लेंगे, तो ये आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। ठीक है,
When the right of private defense of body extends to causing death, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए एग्रेसर की जान ले सकते हो, उसको मार सकते हो। क्या है? जैसे वेयर द असॉल्ट एज मे बी रीजनेबली कॉज द अप्रेंशन ऑफ डेथ, आपके ऊपर किसी ने असॉल्ट किया और आपको लग रहा है आपकी जान चली जाएगी, आप उसकी हत्या कर सकते हैं। सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, an assault with intention of committing rape, an assault with intention of gratifying unnatural lust, an assault with intention of kidnapping and abduction। तो रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। सेक्शन 40 कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो कह रहा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस, जैसे ही आपको एप्रीहेंशन अराइज हो गया उसी समय आपका क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ट्रिगर कर जाएगा, ठीक है। एंड इट शेल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी कंटिन्यू, जब तक आपको वो डेंजर है, जब तक वो एप्रीहेंशन है तब तक रहेगा, ठीक है। तो वहां पर कोई समय नहीं, ऐसा नहीं 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन है, जब तक एप्रीहेंशन है तभी तक की बात है। सेक्शन 41 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की के सिक्योर करने में आपके पास राइट है कि आप डेथ कॉज कर सकते हो। मान लीजिए आपके घर में रॉबरी हो रही हो, हाउस ब्रेकिंग सनसेट से बाद हो रही हो या सनराइज के बिफोर हो रही हो, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं। कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में आपके पास जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कब तक कंटिन्यू करता है, जब तक आपके पास डेंजर है, ठीक है। ये कुछ आपके पास सेक्शन 43 आपको क्या करता है, इलैबोरेट करता है, एक बार रीड कर लेंगे आप लोग। ओके, इसके बाद सेक्शन 45 चैप्टर 4 है। देखिए यहां पर एक नई एंट्री नहीं आई, रीशफलिंग आई है। 511 जो अटेम्प्ट था उसको यहां पर क्लब कर दिया गया है, ठीक है। तो अबेटमेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 46 अबेटर की डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। सेक्शन 48 को हाईलाइट कर लीजिए, नई एंट्री है, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 49 पनिशमेंट की बात करता है, देख लीजिएगा उसको। सेक्शन 51, 53, 55, 56, ठीक है। सेक्शन 60, 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए, डबल टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है 62, सेक्शन 62 देख लीजिए, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। यही था 511, दैट इज यहां पर इलस्ट्रेशन ए देख लीजिए। A makes an attempt to steal some jewelry by breaking open a box and finds after opening the box that there is no jewel. He has done an act toward the commission of theft. तो that means कई offenses ऐसे हैं जिनके attempt डिफाइन नहीं, जैसे चोरी का attempt डिफाइन नहीं है, तो वो यहां पर है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी की पॉकेट में हाथ डाला, पॉकेट फटी हुई है, तो आपने कौन सा ऑफेंस किया, तो यहां पर 62 का, दैट इज इंडियन पीनल कोड में इसको 511 कहते थे। सेक्शन 63 रेप, इंपॉर्टेंट है, इसका जो है एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप से रिलेटेड है, न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप, ठीक है। पनिशमेंट ऑफ रेप को एक बार देख लीजिएगा। अब यहां पर सेक्शन 63 देख लीजिए, यहां पे क्या है कि पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, ठीक है। तो जिसने भी रेप कमिट किया है, रेप कमिट करने के बाद जो विक्टिम है वो क्या है, वेजिटेटिव, वो मान लीजिए कोमा में चली गई, उसकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई है ना, तो उस केस में यहां पर जो है सेक्शन 66 अटैच होगा या अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 69 इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेटफुल मीन्स। यहां पर डिसिट को कैसे डिफाइन किया गया है कि आपने शादी की जो है प्रॉमिस की है कि हम आपसे शादी करेंगे, और इस प्रॉमिस पर आपने क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, या नौकरी देने के बहाने पर या प्रमोशन देने के बहाने पर,
या आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी लड़की के साथ क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो यहां पर क्या है, सेक्शन 69 है। ठीक है। सेक्शन 70 गैंग रेप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, सेक्शन 72 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 74 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, 74 सेक्सुअल हरासमेंट, 75 इंपॉर्टेंट है ये सारे। 76 इंटेंट टू डिसरोब, सेक्शन 77 निर्भया कांड के बाद जो भी आईपीसी में अमेंडमेंट आए थे उनको यहां पर भी इंक्लूड करके रखा है। स्टॉकिंग 78 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंट टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन 79 डाउरी डेथ सेक्शन 80 इंपॉर्टेंट है। देखिए कल हमने बात की थी ना यहां पर मैरिंग अगेंस्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, बाइगैमी का ऑफेंस है। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी, सेक्शन 85 86 क्रूएलिटी डिफाइंड। ठीक है। कॉजिंग मिसकैरेज, सेक्शन 88 इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सेक्शन 100 299 का रिप्लेसमेंट है, रीस्ट्रक्चरिंग है। कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 101 मर्डर, इसके सारे एक्सेप्शन 1 2 3 4 5 सारे पढ़कर जाइएगा। फिर कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, आप मारना किसी और को चाह रहे थे, मर कोई और गया, 102। पनिशमेंट फॉर मर्डर 103। यहां पर देखिए इसका क्लॉज 2 जो है उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। व्हेन ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस कास्ट कम्युनिटी, मॉब लिंचिंग की बात हो रही है। सेक्शन 103 का सब क्लॉज 2 जो है मॉब लिंचिंग की बात करता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। ओके। इसके बाद है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट 104। ओके। इसके बाद है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इंपॉर्टेंट है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है। अब यहां पर जो सेक्शन 106 है इसका सब क्लॉज 2 उसको अंडरलाइन कर लीजिए। whoever causes death of a person by rash or negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to a police officer or magistrate, इसी को लेकर देखिए जितने भी हमारे ट्रक वाले भाई लोग थे वो लोग क्या थे, नाराज थे कि मान लीजिए आपका सड़क पे आपकी गाड़ी से डेथ हुआ है, आपने पुलिस को जो है इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपके ऊपर क्या है 106 अप्लाई हो रहा था बीएनएस का, इसको लेकर बहुत विरोध हुआ। तो अभी क्या है इसके क्लॉज 2 को जो है इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, इसको होल्ड पे डाला गया है। सेक्शन 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम न्यू एंट्री है। 112 पिटी ऑफेंसेस, 113 टेररिस्ट एक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, नए हैं। हर्ट 114, 116 ग्रीवियस हर्ट। ठीक है। अब यहां पर देखिए 117 का क्लॉज 3 देख लीजिए, whoever commits an offense under subsection 1 and in course of such commission causes any hurt to a person which causes that person to be a permanently disabled or in persistent vegetative state, ये न्यू एंट्री है। तो आपने किसी को वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, उसके बाद वो कोमा में चला गया, आप कहां बुक होंगे, सेक्शन 117 के सब क्लॉज 3 में। ठीक है। यहां पर क्लॉज 4 को अंडरलाइन कर लीजिए, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू अ पर्सन ऑन ग्राउंड ऑफ, यहां पर देखिए क्या है, जो आपका जात धर्म या उसको देखकर आप किसी की मॉब लिंचिंग, उसको यहां पर देखिए यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है। क्लॉज 4 को भी यहां पर ध्यान रखिएगा। 120 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा। 124 एसिड अटैक, ग्रीवियस हर्ट कैसे कॉज कर रहे हैं, एसिड को यूज करके। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा। 126 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है। 128 129 130 फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट की बात करता है। 137 किडनैपिंग, 138 एब्डक्शन।
यहाँ पर जो किडनैपिंग में जो लॉफुल गार्जियन था वहां पर बच्चों की एज की बात की थी, मेल 16, लड़की 18 से कम, उसको खत्म कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन है। 147 वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेडिशन का ये जो है रिप्लेसमेंट है। ठीक है, यहां पर जो है 152 एक्ट इंडेंजरिंग, ये देखिए, एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 120, ये भी क्या है, सेडिशन टाइप का ही है। ठीक है, वेजरिंग वॉर ये है, सेडिशन ये है कि जहां पर आप क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, जहां पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी स्टेक पे आ रही है। ठीक है, इसके बाद जो है सेक्शन 178 काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन, स्टैंप ड्यूटी, करेंसी नोट, नकली नोट छाप देना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर 189 अनलॉफुल असेंबली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनलॉफुल असेंबली में कितने लोग हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोग, ये पहली लाइन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कई बार अनलॉफुल असेंबली में पूछ लेता, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली, 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे, 4 होंगे तो अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा। ठीक है, रॉइट 191 रॉइटिंग। ओके, 194 एफ्रे, जब दो लोग क्या होते हैं सड़क पे झगड़ा कर रहे हैं, पब्लिक पीस को, सड़क की जो शांति उसको भंग करते हैं, उसको एफ्रे कहते हैं। 194 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सेक्शन 196। हेट स्पीच किससे रिलेटेड है ये। इसके बाद क्या है, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्टर है, उसके बाद कोई पेशेंट आता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं देता, कहता है कि नहीं पहले पुलिस आएगी, एफआईआर करेंगे तब हम, तो उसके बाद क्या है, पनिशमेंट है। Whoever being in charge of a hospital, public or private, whether run by central government or state government, local body or by any other person, contravenes the provision, तो वहां पर क्या पनिशमेंट आपको मिलेगी। पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, देखिए ना आईएएस बन के क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में 1 हफ्ते तक घूम रहे थे, सेक्शन 204 आएगा बीएनएस का। ठीक है, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ बीएनएसएस 209 इंपॉर्टेंट। ऑमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट, आपकी ड्यूटी है, आपको क्या है, सरकारी आदमी को क्या नोटिस देनी है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, सेक्शन 211 ऑफ बीएनएस। फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन दे दी आपने। रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन, सेक्शन 214 इंपॉर्टेंट है। फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी अदर पर्सन, आपको मालूम था ये मिस्टर ए नहीं है, ये मिस्टर बी है, और आपने पुलिस को बोला यही है, पुलिस उसको पकड़ के ले गई, क्यों, आप चाहते थे उसको क्या, आपसे कोई जाति दुश्मनी थी। ठीक है, तो सेक्शन 217 का आपने क्या किया है, या आपने किसी के खिलाफ फॉल्स एफआईआर लिखवा दी है। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, मान लीजिए पुलिस पकड़ने के आई है, नेताजी को आप बचाना चाह रहे हैं, और आपको क्या है 221 में बुक कर दिया जाएगा। डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, मान लीजिए कोई ऑर्डर पास किया गया है, कोई जैसे कोविड के समय में बोला जा रहा था कि आपको बाहर नहीं निकलना है, जिन लोगों को बाहर निकलने का मन कर रहा था तो उनके ऊपर क्या हुआ, सेक्शन 223 लग रहा था। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेंट एक्साइज ऑफ लॉफुल पावर। ठीक है, न्यू एंट्री है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सेक्शन 226 न्यू एंट्री है, इंपॉर्टेंट है। गिविंग फॉल्स एविडेंस 227, फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस 228 इंपॉर्टेंट हो गया। कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, दैट इज आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सेक्शन 238 ऑफ बीएनएस, पनिशेबल होंगे आप इसके अंदर। सेक्शन 240 फॉल्स इंफॉर्मेशन, सेक्शन 248 मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, फॉल्स चार्जेस ऑफ ऑफेंसेस मेड विद इंटेंट टू इंजरी। सेक्शन 249 हार्बरिंग ऑफेंडर,
इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 270 पब्लिक न्यूसेंस, 271 नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। मान लीजिए HIV पॉजिटिव है, आपने क्या किया है, HIV पॉजिटिव वाली नीडल किसी और को लगा दी, किसी व्यक्ति को, ठीक है। एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जो दवा है उनमें क्या है, मिलावट कर रहे हैं। रैश ड्राइविंग सेक्शन 281, सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स 294, 295 बच्चों को अगर आप क्या कर रहे हैं, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स बेच रहे हैं। ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग 296, कई लोग क्या है, कई बार देखिए लोकल जो डायलेक्ट में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, जैसे भोजपुरी है, हरियाणवी है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इस तरीके अश्लील गाने गाए जाते हैं, तो उसको क्या है, कई बार जो है सिंगर को जो है बुक कर दिया जाता है 296, ठीक है। सेक्शन 298 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आजकल खूब इसका इस्तेमाल हो रहा है। इंजरिंग और डिफाइनिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास। टेरेसपासिंग ऑफ बरियल प्लेस सेक्शन 301 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 300 डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। सेक्शन 301 के ऊपर लिख लीजिए न्यूक्रोफिल, रंगराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहां पर क्या हुआ था, एक आदमी जो है डेड डेड बॉडी के साथ रेप कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। मरे हुए व्यक्ति के साथ जो है अगर आप कुछ उसका उसके आभूषण या ये सब चुरा लेते हैं तो उसकी बात हो रही है। 303 थेफ्ट एवरग्रीन है, इसके इलस्ट्रेशन पढ़कर जाइएगा। 304 स्नैचिंग पहली बार इंक्लूड हुआ है, दैट मींस न्यू एंट्री है, तो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं, 305। एक्सटॉर्शन 308, रॉबरी 309, डेकॉइटी 310, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 314, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316, स्टोलन प्रॉपर्टी 317, चीटिंग 318, चीटिंग बाय पर्सोनम 319, मिसचिफ 324। 324 का सब क्लॉज 3 सब क्लॉज 5 न्यू है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए बेर एक्ट में। क्रिमिनल टेरेसपास, हाउस टेरेसपास 329, हाउस टेरेसपास, हाउस ब्रेकिंग 330। बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, ये खूब सवाल पूछते हैं, मैच द कॉलम में यहां से खूब आता है। मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट 335, फॉर्जरी 336, प्रॉपर्टी मार्क 345, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 351, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, सबसे कम यहां पर जो है सजा है 24 घंटे की जेल होती है। अगर आप पी रखे हैं और किसी के साथ मिसकंडक्ट करते हैं सड़क पर, जेल में आपको 24 घंटे पे रहना पड़ेगा, या फाइन आपको दिया जाएगा 1000 रुपए का, या कम्युनिटी सर्विस, या बोथ 355, ठीक है। फिर डिफॉर्मेशन 356, इसके जो एक्सेप्शंस हैं 10 एक्सेप्शंस हैं, उसको पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है आईपीसी भी हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, अगर अपने क्रिमिनल लॉ की बात करें तो हमारा बीएनएसएस रह गया है, ठीक है। तो आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 हमने कवर कर लिए हैं। कल जो बचा हुआ है सीपीसी, टीपीए, बीएनएसएस, इनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, और जो बाकी आपके जो हैं 4 मेजर लॉज हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कल हम बात करेंगे बीएनएसएस से, जो सीआरपीसी है वहां से बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे सीपीसी के ऊपर, ओके। फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे, आपसे इंपॉर्टेंट है, तो कल भी जो है इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ओके बेटा। होप क्लास समझ में आई होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बोल रहे हैं उसको बेरेक्ट में मार्क कर लीजिए, और सोने से पहले एक बेरेक्ट को लेकर पेज फ्लिप करिए, ऐसा एक्सरसाइज करिए जो इंपॉर्टेंट किया, बस कुछ नहीं रीड करना है, अंदर क्या है कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।